कहानी की शुरुआत होती है 2010 के आसपास। फिर 10 से 11 आता है, 12 आता है, 13, 14, 15 और फिर 18। इन लगभग पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र के पास एक नासिक एक जगह है, वहाँ से सड़क किनारे हाईवे और वहाँ पर पहाड़ियों का एक इलाका है। वहाँ पर छोटी मोटी नदियाँ और नाले भी बहते रहते हैं। तो वहाँ से लाश मिलने का, डेड बॉडी मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब एक जगह बॉडी मिलती है, फिर दूसरी जगह बॉडी मिलती है, फिर इवन स्टेट में अलग अलग जगह बॉडी मिलने लग जाती है। अब पुलिस इन बॉडी के एड्रेस का पता लगाने की कोशिश करती है और पता करती है कि ये दो शुरू में डेड बॉडी मिली हैं, किसकी हैं, क्या है, कहानी क्या है। अब महाराष्ट्र के बाद झारखंड में बॉडी मिलती है, फिर यूपी में और फिर राजस्थान और एमपी। इन अलग अलग सालों में अलग अलग स्टेट में अलग अलग बॉडी मिलती हैं और इन सारी बॉडियों को, इन सारे कत्ल को जब आपस में जोड़कर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि सीरियल किलिंग का मामला है, पर किसी भी बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस बॉडी अपने कस्टडी में लेती है, पंचनामा बनाती है और अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा दिन अपने पास रख नहीं सकते। पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इन सारी बॉडी को और 3 स्टेट की कड़ियों को आपस में जोड़ें तो जोड़ें कैसे, क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। अब झारखंड में बॉडी मिली, तो जो झारखंड में बॉडी मिली उसको ढूंढने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, पर कोई सुराग नहीं मिला, तो उस केस को बंद कर दिया गया। अब पुलिस, आप यूं कहें कि हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती है, क्योंकि केस सॉल्व हो ही नहीं रहा था। फिर अचानक भोपाल के नज़दीकी एक इलाके में एक बॉडी मिलती है। अच्छा, इन सारी बॉडियों में एक चीज़ कॉमन थी, इन सारे बॉडियों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मतलब कि जो डेड बॉडी रिकवर हुई थी वो सारी की सारी नेक्ड थी, निवस्त्र थी। अब इनमें से ज़्यादातर जो बॉडी थी उनके सारे पार्ट्स सलामत थे। मतलब ना तो चाकू से वार किया गया था, ना गला चौक किया गया था और ना ही कोई घाव का निशान था। अब सवाल ये था कि जब शरीर पर घाव का निशान नहीं है, गला चौक नहीं है, कोई हमको काटा नहीं गया, तो व्यक्ति मरा तो फिर मरा कैसे? क्योंकि जब तक कुछ बाकी रिपोर्ट्स नहीं आती, इंजरी, गले में इंजरी कैसे आई और ये कैसे हुआ, तब तक इस घटना का खुलासा होना थोड़ा मुश्किल था। अब पॉइजन है, जहर दे के मार दिया है, ये सारी बातें चल रही थी, क्योंकि शरीर पर कोई निशान नहीं था। तो पिछले एक हफ्ते में एक लाश मिली। अब भोपाल में जब लाश मिलती है तो पुलिस उसके आसपास एक सस्पेक्ट को देखती है। शक की निगाह में पुलिस को लगता है कि ये कुछ कर सकता है या ये कातिल हो सकता है। पुलिस इसे कस्टडी में लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है। वो कहता है कि साहब, मैंने इसे मारा, यह ट्रक ड्राइवर है। तो पुलिस को लगता है कि सारी लाशें जो जहाँ आसपास मिली हैं, 3 स्टेट में मिली हैं, जिनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, तो ये पहला क्लू हो सकता है पुलिस के लिए। अब पुलिस उसके बाद और सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि नहीं, मेरे गैंग में और भी लोग हैं, वो ट्रक लूटते हैं और ऐसा कर कर फरार हो जाते हैं। तो पुलिस उसकी गैंग के 3-4 लोगों को और गिरफ्तार करती है। 2 से 5 केस खुलते हैं, 2 के बाद तीसरा, चौथा और 5वां, और अचानक एक नाम निकल के आता है, आदेश खरा। क्योंकि जितने भी लोग पकड़ रहे थे वो सब एक ही नाम लेते थे, तो पुलिस को लगा कि आदेश खरा जो है वो जिस गैंग है इन लोगों की, उसका मुख्य लीडर है, सरगना है उसका। अब पुलिस को उसका नाम मिल चुका था, भोपाल का पता मिल चुका था। पुलिस उसके भोपाल के पते पर जाती है, पर वो वहां पर मिलता नहीं है। उसकी फैमिली में एक बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, एक बेटी है, पत्नी है, सब साथ में रहते हैं।
उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। और वो कहते हैं कि जो हमारे पिताजी हैं, जो मेरा पति है, वो भोपाल के बाहरी इलाके में एक टेलर की दुकान चलाते हैं, वहाँ पर दर्जी हैं, और ये उन लोगों के कपड़े सिला करता था और अच्छे कपड़े सिलता, अच्छे मिजाज का था, मिलनसार था, मतलब नेचर वाइज बढ़िया व्यक्ति था, हंसमुख था, लोगों से मिलकर रहा करता था। पर पुलिस को ये बात गले नहीं उतर रही थी, पुलिस उसके पीछे लगी रहती है और पुलिस को आखिरी में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुल्तानपुर के आसपास के जंगल में वो कहीं छुपा हुआ है। सुल्तानपुर बाड़ी बरेली रोड भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, एक हाईवे से कटता हुआ एक जंगल में से एक रास्ता है, वहां पर छुपा हुआ है। क्योंकि कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, इसकी जानकारी थी, तो ये भागकर जंगल में छुप गया, इसे जानकारी मिल जाती है। तो पुलिस की एक टीम होती है और एक लेडीज अफसर होती हैं, वे वहाँ पहुँचती हैं और किसी तरह दबिश डालती हैं, घेराबंदी करती हैं और जंगल से आदेश खरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेते हैं, अपनी कस्टडी में लेते हैं, उसे भोपाल लेके आते हैं। भोपाल लाने के बाद सारे पुलिस के अफसरों को ये बताया जाता है कि साहब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस को लग रहा था कि मात्र ये 3-4 मर्डर का मामला है, इसने सिर्फ 3-4 कत्ल किए हैं और ये केस सॉल्व हो चुका है। पर ये जो सोच थी वो पुलिस का एक वहम था, क्योंकि कौन सा केस ओपन होने जा रहा था ये पुलिस को पता भी नहीं था और शायद पुलिस के अधिकारी को ये पता भी नहीं था कि उनके जीवन का, उनकी नौकरी के दौरान का सबसे बड़ा केस होने वाला है। उससे पूछती है कि क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो बताता है कि मेरी उम्र 48 साल है। और उसके हाव भाव से पुलिस को कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको थर्टन दिया जाए या इसको सख्ती की जाए, वो नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे और 3 और 4 साथी कहाँ हैं और तुमने कितने कितने कत्ल किए हैं, क्या क्या किया है। तो वो कहता है कि साहब हमने जितने भी कत्ल किए हैं, एक से एक छोटी बातें उसे याद थी, उसने कब किसको मारा, कैसे मारा और किस तरह से इसको अंजाम दिया, वो कौन से कपड़े पहने हुए था और किस यात्रा पे था, किस सफ़र पे था, सब पता था। तो ये कहते हैं कि साहब हमने उसको पहले जहर दिया कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर और फिर गला चौक कर दिया, और किसी को हम शराब में मिलाकर जहर पिला देते और वहाँ से सब सामान लेकर, सब ट्रक वगैरह लेकर भाग जाते। उसने अब तक पुलिस को 30 कहानी सुनाई और 30 कहानी जो सुनी तो पुलिस के पैरों के तले से जमीन निकल गई। अब ये गिनती 30 कत्ल तक पहुंच चुकी थी। अब आप कमाल देखिए कि 30 के बाद उसने कहा कि बस ये 30 मुझे याद हैं, बाकी किस्से मुझे याद नहीं है। तो पुलिस को लगा कि चलो 30 पर गिनती खत्म हुई। पर जब कल बुधवार का दिन आता है तो ये पुलिस खुद कस्टडी में पुलिस को बुलाकर बोलता है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस से बात करता है, कहता है कि साहब आप जो सवाल जवाब कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर बुलाया है, मुझे 3 के कत्ल की कहानी और याद आ गई है। मैं 30 की नहीं 33, फिर वह 3 कत्ल और कहानी बताता है और इसके बाद माइनर से माइनर डिटेल उसने पुलिस को बताई कि मैंने जिसको मारा उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे, वो कैसा दिखता है और वारदात कैसे हुई, क्या हुआ। वो मोटा दिखता था, पतला दिखता था, किसको मैंने जहर दिया, कहाँ मिलाकर दिया और उसको कैसे मारा, ये सारी बातें उसने पुलिस को बताई। अब उसकी बॉडी कहाँ पर डंप की, ये सब उसने पुलिस को बताया। अच्छा, उससे पहले उसने 30 जो नाम बताए थे उसमें बहुत सारी जगहों पर पुलिस को भेजा, वो सारी चीज़ें सही पाई गई। कुल मिलाकर बॉडी जिस हाल में मर्डर हुआ था, रिकवर हुई थी, जिस जगह मिली थी, बिल्कुल सच था। अब आगे के 3 और मर्डर यानी 33 वो खुद यह पुलिस को बुलाकर बताता है और 3 कहानी सुनाता है कि साहब मुझे कल रात में याद आया कि 30 नहीं 33 वारदातों को मैंने अंजाम दिया है और ये मैंने आपको बता दिया। अब भोपाल पुलिस के तमाम सीनियर अफसर को इस केस के बारे में लगा, वो कहते हैं कि चलो 33 तो बता दिए, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। अभी भी पुलिस को उसके ऊपर डाउट था। तो अगला दिन जब आता है तो वो कहता है कि साहब मुझे और कहानी याद आ गई है और वारदातें याद आ गई हैं, आप आ जाइए। तो ये वारदातें 33 से ही नहीं रुकी और ये बढ़ती जाती हैं
35, 40 और 45, और ये कहाँ जाकर रुकेंगे ये कोई नहीं जानता था। और पिछले 8 साल में 2010 में इस सब ने पुलिस को बताया कि पहला कत्ल मैंने ट्रक ड्राइवर का नासिक और सतारा में किया था, और कबूल कर चुका था कि मैं अब तक 33 वारदातों को अंजाम दे चुका हूं, और इसके आगे की वारदातें मुझे याद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि उसने कत्ल किया तो किया क्यों? वो तो दर्जी था, कपड़े सिलता था, लोगों से मिलता था, साधारण व्यक्ति था, तो उसे ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ी? तो वो ये बताता है कि साहब ये एक मिशन पर नहीं निकलता था, वो तो भोपाल में एक दुकान पर बैठा करता था, सुबह से शाम तक लोगों के कपड़े सिलता था और रात में उन्हीं लोगों के लिए ये कफन का इंतजाम करता था। इसने जो पुलिस को बताया तो पुलिस ने पूछा कि दो चीज़ें कॉमन थी, एक वो जो उसने 33 मर्डर की सारी बातें बताई, और एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जो थे साथ में आते थे उनके बारे में। दिमाग में सीधे कि ट्रक ड्राइवर को मारने का मतलब ट्रक को लूटना, को अपने कब्जे में ले लेने का मकसद था। और उसने कहीं नहीं ऐसा कहा कि गैंग में जो लोग थे उसमें ज़्यादा लोग रहते थे, ट्रक भरा हुआ था, भरे हुए ट्रक को सामान सहित लेकर हम वहाँ से फरार हो जाते। फिर यह लिफ्ट मांगने के बहाने किसी ढाबे पर रुकते, ट्रक वाले से अचानक दोस्ती कर लेते और गैंग के लोग ये खुद, और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी ट्रक में बैठ जाते। मतलब पहले तो ये ढाबे से लिफ्ट लेकर खुद भी ट्रक में बैठता, फिर गैंग के लोग आगे लिफ्ट लेकर उस ट्रक में बैठ जाते। इनके पास पॉइजन होता, जहर होता, बेहोशी की दवा होती, और ये कुछ शराब की बोतल में मिला देते और अच्छे से मिलनसार व्यवहार रखते ड्राइवर के साथ, और उसको अपनी बातों में लेकर शराब पिला देते। जब वो शराब पीकर बेहोश हो जाता तो ट्रक ड्राइवर को उतार कर, कपड़े उतार कर उसकी बॉडी को कहीं फेंक देते और ट्रक लेकर फरार हो जाती। उनके पहनावे से ये ना पता चले कि ये मकसद उसने बताया तो कपड़े उतारने का, डंप करने का, फिर ट्रक से अपने कंट्रोल में लेने का, और उसके बाद माल कहीं ले जाकर सारा अनलोड करते और उसे बेच देते। लेकिन जो आदेश खामरा था उसका यह कहना था कि मैं भोपाल में दुकान बंद करके घर आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं तेज़धार हथियार को घिस रहा हूँ। तो वह बोला कि ये मेरा ड्रीम होता था, ये मेरे सपने में दिखता था, सपने की तरह था। उसके बाद मेरे अंदर खून खोलता था, मुझे कुछ करना था। तो पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि साहब सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही क्यों, अगर लूट तुम्हारा मकसद नहीं था, तुमने कहा कि कुछ करना था, तो फिर तुमने ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी को मुश्किल में क्यों डाला? और इतने दिनों तक तुम घर पर वापस क्यों नहीं आए? तुम हाईवे पर ही घूमते रहे, वहीं खाना खाते रहे, वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे और अपनी ज़िंदगी को तकलीफ देते रहे। तो कहता है कि साहब ज़िंदगी तकलीफ देती है, तो मुझे लगा कि इस तकलीफ से निजात दिलाना चाहिए, इन ट्रक ड्राइवरों को भी मोक्ष दिलाना चाहिए, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहिए, क्योंकि ये दिन भर ट्रक चलाते हैं, रात भर ट्रक चलाते हैं, अपने आप को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए और ये जो ट्रक चलाते हैं इसकी बड़ी सजा से वो बच सकें। पुलिस को लगा हो सकता है ये ड्रामा भी हो। इसके मोटिव से बताया कि ट्रक ड्राइवरों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल भरी होती है, इसलिए उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए मैंने तमाम ट्रक ड्राइवरों को और हेल्पर और क्लीनरों को मारकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया और उनको मोक्ष दिला दिया। पुलिस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो आदेश खाबरा इस बारे में बताता है कि एक दूर का रिश्तेदार है अशोक, और वह अभी भागा हुआ है, और उसके बारे में कहता है कि वह ट्रक में वारदात को अंजाम नहीं देता है, वो ट्रेन में लोगों को नशीली चीज़ खिलाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अभी वो कई सालों से गायब है। अशोक खामरा था, वो दावा करता है कि मैंने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी सच्चाई नहीं थी, ये अभी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी, क्योंकि वो ट्रेनों में नशीली पदार्थ देकर लोगों के साथ वारदात किया करता था। इसे जहर खुरानी बोलते हैं, जहर खुरानी शब्द आपने सुना होगा। अब पिछले कई सालों में पुलिस को पता चलता है कि अशोक खागरा और आदेश खागरा दूर का रिश्तेदार है, वो रिश्ते में उसका चाचा लगता है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि जब ये पूरी वारदात को अंजाम दे रहे हैं
और ये इन्होंने 33 से ज़्यादा कत्ल कबूल लिए, उसने 100 से ज़्यादा लोगों को ले लिया। तो पुलिस जब इनको कस्टडी में लेती है तो सीरियल किलिंग का सबसे बड़ा मामला दूसरा निकल कर ये सामने आता है, क्योंकि इससे पहले मुंबई में रमन राघव के नाम पर ये मामला दर्ज है, जिसने 70 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। लेकिन दिल दहिला देने वाला वाकया, दोनों भाइयों ने 3 लोगों को कत्ल के लिए अंजाम दे दिया। हाईवे किनारे लाशें मिली और ये बहुत ही विनम्र और खतरनाक घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और जब पुलिस पूछती है तो उन्होंने बताया कि हमने इन लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया। अब पुलिस सारे केस फाइल बनाकर भोपाल पुलिस को ट्रांसफ़र कर देती है और इन्वेस्टिगेशन चालू किया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। ये वो कहानी थी ऐसे व्यक्ति की जो दिन में लोगों के कपड़े सिया करता था और रात में उन्हीं लोगों के लिए कफन सिया करता था। 2010 से लेकर 2018 तक 8 साल में उसने लगभग 30 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया और वारदातों को अंजाम देने के बाद वो बॉडी के पूरे कपड़े उतार लेता ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और किसी वारदात के अनहोनी होने से बचें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।